नमस्कार साथियों, एक बार फिर से मैं जीपी वर्मा आपका बीएस क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का सर हमारा विषय होने वाला है ह्यूमन रोग, मानव डिजीज़, जिसके बारे में हमको डिस्कस करना है। अगर रोगों के बारे में अगर बात की जाए साथियों, तो रोग होते क्या हैं, किसको बोलते हैं सर, रोग की क्या चीज़ होती है सर। रोग आपको इस तरीके से पता होना है सर, डेफिनेशन के बारे में रोग होता क्या है। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं सर एक नए टॉपिक को यहाँ पर, और नया टॉपिक आपके लिए है साथियों मानव रोग। मानव रोग, ह्यूमन डिजीज, DISEASES, ह्यूमन डिजीज़ के बारे में हमको जानकारी करनी है। देखो ज़रा साथियों अच्छा, रोगों की अगर बात किया साथियों, रोग का सीधा या डिजीज़ का सीधा सीधा अर्थ क्या होता है, तो साथियों रोग के बारे में हम कह सकते हैं कि सर डिजीज़ अर्थात रोग का मतलब होता है रुकावट, व्याधि, बाधा। ठीक है, तो रोग की अगर बात करते हैं साथियों, तो हम कह सकते हैं व्याधि, रुकावट, बाधा हमारी कहलाती साथियों क्या रोग कहलाता है। सर कहाँ पर बाधा उत्पन्न हो रही है, तो देखिए साथियों इसके बारे में कह सकते हैं कि हमारे शरीर किसी अंग या तंत्र में किसी प्रकार की सर यदि कोई रुकावट उत्पन्न हो जाती है, तो सर यही हमारा क्या कहलाता है, रोग कहलाता है। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, हमारे शरीर किसी अंग या तंत्र में कोई रुकावट उत्पन्न हो जाती है, तो सर वही हमारा क्या कहलाता है, रोग कहलाता है। और रोगों की यदि बात की साथियों, आपको अच्छी तरीके से पता है कि काफ़ी प्रकार के होते हैं। तो जैसे जीवाणु जनित होते हैं, विषाणु जनित होते हैं, फंगल इन्फेक्शन होते हैं, कुछ अनुवांशिक भी होते हैं। तो सर कौन कौन से कैसे रोग होते हैं, उनके हम वर्गीकरण के बारे में भी देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं रोग के बारे में और उनके वर्गीकरण के बारे में। देखो साथियों, अब हम अगले पॉइंट पर यहाँ पर जाते हैं। सर अब हमको डिस्कस करना रोग के वर्गीकरण के बारे में। तो साथियों देखिए, रोगों के वर्गीकरण की बात किया है। अगर रोगों की बात करें साथियों, रोग मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। अर्जित रोग, ठीक है साथियों। अच्छा, अर्जित के बारे में आपको बता देता हूं कि अर्जित को कहा जाता है साथियों जन्मजात रोग, जो जन्म से आते हैं साथियों, उन रोगों को कहा जाता है साथियों जन्मजात अर्थात अर्जित रोग कहा जाता है। जबकि दूसरे रोग की अगर मैं बात करूं साथियों, तो दूसरे रोग को कहा जाता है साथियों हमारा क्या, उपार्जित रोग। उपार्जित रोग अर्थात ये जो आते हैं सर, ये कैसे आते हैं, जन्म के बाद होते हैं। तो जन्मजात अर्थात जो जन्म से आते हैं उन रोग कहा जाता है साथियों क्या, अर्जित। और जो जन्म के बाद उत्पन्न होते हैं सर, उन रोगों को कहा जाता है साथियों हमारे कौन से, उपार्जित रोग कहलाते हैं। अच्छा, अर्जित रोगों की यदि मैं आपसे बात करूं साथियों, तो जो अर्जित रोग हैं हमारे, इन अर्जित रोगों के अंदर सर आते हैं हमारे क्या, अनुवांशिक रोग। अनुवांशिक रोग आते हैं साथियों। लेकिन अगर उपार्जित रोगों के बारे में हम बात करें साथियों, तो ये जो उपार्जित होते हैं ये भी हमारे सर दो प्रकार से चलते हैं। और दो प्रकार से सर कौन कौन से होंगे, जैसे तो सर उनके बारे में हम देख करके डिस्कस करते हैं। तो एक तो कहलाते हैं हमारे साथियों संक्रामक रोग, संक्रामक रोग। और जो दूसरे रोग होंगे साथियों वो हमारे होंगे कौन से, असंक्रामक रोग। ठीक है साथियों। अच्छा, इससे पहले हमने बताया दो प्रकार के होते हैं, अर्जित और उपार्जित होते हैं। अर्जित आते हैं हमारे जन्म से पहले अर्थात जन्म से ही आते हैं। और बात करते हैं उपार्जित के बारे में, तो ऐसे रोग जो होते हैं साथियों वो हमारे जन्म के बाद आते हैं। जन्म के बाद जो होने वाले जो रोग होते हैं दो प्रकार से फैलते हैं, ये दो प्रकार से होते हैं। एक तो हमारे कहलाते कैटेगरीज में कौन से में आते हैं, असंक्रामक में आते हैं, और दूसरे आते हैं कौन से, संक्रामक में आते हैं। ठीक है ना। अच्छा, संक्रामक असंक्रामक से मतलब क्या होता है, संक्रामक रोग ऐसे होते हैं जिनके लिए कोई ना कोई कारक होता है, जैसे जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, ये सब चीज़ें। लेकिन असंक्रामक रोगों की यदि बात की जाए जिनके लिए सर कोई कारक नहीं होता, तो जो बिना कारक के होते हैं, जैसे अगर ये बात करते हैं किसकी वजह से होते हैं, तो असंक्रामक रोगों की अगर बात करें तो सर ये किससे होंगे, और संक्रामक रोग के लिए सर कौन उत्तरदायी होगा, इनको ज़रा हम देख लेते हैं।
संक्रामक रोगों की अगर यदि बात करते साथियों, तो इनमें सर हमारे रोग होंगे कौन से, जैसे जीवाणुजनित, ठीक है। तो जैसे हम कह सकते हैं सर, सबसे पहले तो जैसे कोई सर मान लो आप प्रोटोजोआ जनित रोग, प्रोटोजोआ जनित रोग साथियों। इसके बाद में हम बात करते हैं जैसे जीवाणु जनित रोगों के बारे में। इसके अलावा फिर हम डिस्कस करते हैं साथियों विषाणु जनित रोगों के बारे में। और नेक्स्ट हम बात करें साथियों फंगस, तो फंगस, फफूंद ऑब्लिक कवक जनित रोग। तो इन सभी रोगों के बारे में, तो सर ये जो सब कैटेगरी के जो रोग हैं सर, ये रोग हैं हमारे कौन से, संक्रामक रोगों के अंदर आते हैं। जबकि असंक्रामक रोगों की यदि मैं बात करूं सर आपको, तो असंक्रामक रोगों में हमारे पास में आएंगे जैसे कार्बोहाइड्रेट। तो सीधे शब्दों की बात करें तो एक पॉइंट लिख देता मैं आपको, पोषक पदार्थों की कमी से रोग। तो एक तो पोषक पदार्थों की कमी से होने वाले जो रोग होते हैं वह संक्रामक में अंदर आते हैं। इसके अलावा यदि बात किया साथियों, तो और जैसे हम कह सकते हैं कि जैसे आपके एलर्जी है, ठीक है, कैंसर है, और साथियों मधुमेह है। तो ये रोग भी सर असंक्रामक रोगों के अंदर ही आते हैं हमारे। और इनके अलावा यदि बात किया साथियों, तो जो हमारे अनुवांशिक कैटेगरी के हैं, अनुवांशिक कैटेगरी के, तो अनुवांशिक कैटेगरी के चाहिए यहाँ पर नहीं लिख के मैं इधर ही लिख देता हूँ यहाँ पर कि सर जो अनुवांशिक रोग होते हैं, ये जो अनुवांशिक रोग होते हैं इनकी अगर बात करें तो सर ये भी हमारे कैसे होते हैं, एक असंक्रामक कैटेगरी के होते हैं। तो इस प्रकार से हमने रोगों का कर लिया साथियों, क्या यहाँ पर वर्गीकरण कर लिया है। तो सबसे पहले यदि हम बात करते हैं सर रोग के बारे में, रोग क्या चीज़ होती है, तो रोग हमने जानकारी ली सर किसके बारे में, कि रोग का मतलब होता है सर रुकावट अर्थात व्याधि, अर्थात हम कह सकते हैं बाधा। तो यहाँ पर हमने डिस्कस किया था सर इसके बारे में कि शरीर के किसी अंगीय तंत्र का, किसी अंगीय तंत्र में रुकावट उत्पन्न होना ही क्या कहलाता है, हमारा रोग कहलाता है। ये हमने जानकारी ली थी। और सेकंड हमने डिस्कस किया था सर किसके बारे में, कि जो रोग हैं रोग का वर्गीकरण किस तरीके से किया गया है। तो एक तो होते सर अर्जित और दूसरे होते सर हमारे उपार्जित। अब यहाँ पर सर हम सबसे पहले किसके बारे में डिस्कस करते हैं, तो वो ज़रा देख लेते हैं। अब यहाँ पर सर हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं अनुवांशिकों के बारे में, कि सर अनुवांशिक रोग किस तरीके सर क्या चीज़ें होती हैं। देखो आज हम डिस्कस करने वाले अनुवांशिक रोगों के बारे में। अनुवांशिक रोग, जो अनुवांशिक साथियों रोग होते हैं इनको कहा जाता है साथियों जन्मजात रोग। तो ऐसे रोग मेरे साथियों जो जन्म से आते हैं, ठीक है, जो जन्म से ही होते हैं, उन रोगों को कहा जाता है साथियों अनुवांशिक, अर्थात जन्मजात रोग कहा जाता है। अच्छा, रोगों के लिए मैं आपको क्लियर बता देता हूँ। सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये हमको देखनी है कि सर जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो उस टॉपिक से रिलेटेड हमारे सवाल किस कैटेगरी के, किस टाइप से पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले एग्जामों के अंदर जो सवाल पूछे जाते हैं वो इस टाइप का पूछा जाता है कि साथियों कि जैसे निम्न में से 4 ऑप्शन देगा आपको कि निम्न में से जीवाणु जनित रोग कौन सा होगा, विषाणु जनित कौन सा होगा, अनुवांशिक कौन से होंगे। तो इनके लिए आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि रोगों के नाम कौन कौन से हैं और वो रोग हमारे जो होते हैं वो किस किस से होते हैं। इनके लिए जो जितने भी हमारे पास में रोग होंगे, चाहे वो जीवाणु जनित हो, विषाणु जनित हो, अनुवांशिक हो, चाहे वो असंक्रामक हो आपके पास में, ठीक है ना। तो इन सभी रोगों को याद करने के लिए मैं आपको सबसे रिलेटेड अगर बात की जाए तो ट्रिक्स का ये सहयोग करूँगा। हमको एक यूनिक ट्रिक याद रखनी है जो आपके हर रोगों के लिए चलेगी, ठीक है ना। तो सब ऐसे रोगों के लिए मैं अलग अलग से ट्रिक लिखवाऊंगा, 5-6 आपको ट्रिक नोट करवाऊंगा हर रोग के लिए, तो जो आपको याद रखनी है, जिससे कि आपको ये आसानी हो जाए समझने के लिए कि सर जीवाणुओं से कौन सी है और विषाणु से होने वाला रोग कौन सा होगा। तो यहाँ पर भी यदि डिस्कस करते हैं तो अनुवांशिक रोगों में यदि बात की जाए तो इनके बारे में हम सबसे पहले कह सकते हैं कि ऐसे रोग सर इस प्रकार के जो रोग आते हैं वो जन्म से आते हैं। तो कह सकते सर जन्म से आने वाले रोग, जन्म से
आने वाले रोग कहलाते हैं साथियों। कौन से? हमारे अनुवांशिक रोग कहलाते हैं। ठीक है, अनुवांशिक कैटेगरी को जो ज़्यादातर रोग होते हैं वो खासकर जो रोग आते हैं वो गुणसूत्रों के फेरबदल के कारण जो रोग होते हैं ज़्यादातर होते हैं। इनके अलावा कुछ वैसी डिजीज़ भी यहाँ पर देखने को मिलेगी। अब इनको याद करने के लिए गुरुजी मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि आपके लिए सर एक ट्रिक लिखवा देता हूँ मैं यहाँ पर। इसको याद करने के लिए सर एक ट्रिक हमको फॉलो करनी पड़ेगी। ठीक है, इस ट्रिक के अकॉर्डिंग हम समझेंगे इस चीज़ को। तो सबसे पहले कैसे ट्रिक क्या है, तो जन्म से वहीं क्लिंटन को पढ़ाने का ऐड करूं। ठीक है साथियों, ट्रिक हमारे पास में जन्म से वहीं क्लिंटन को पढ़ाने का ऐड करूं। ठीक है, बिल्कुल सीधी मैंने ट्रिक लिखा। अच्छा, ट्रिक्स भी ऐसी आपके लिए लिख रहा हूं जो आपको आसानी से याद हो जाए। ऐसी कोई अलग चीज़ नहीं है कि भाई सर ट्रिक ही याद नहीं हो तो इससे परेशानी, रोग कहाँ से याद होंगे। तो ट्रिक हमको सबसे पहले सीधी सीधी बात करनी है। ठीक है, अब सर इनसे रिलेटेड जो रोग होते हैं वो किस तरीके से कैसे होते हैं। तो जन्म से अगर बात करें, जन्म से, तो सर ये रोग सबसे पहला पॉइंट आता है हमारे कहाँ पर, जन्मजात। तो इन रोग के लिए आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि सर जन्मजात रोग है। अब एक एक रोग की बात करते हैं साथियों। अगर हम एक एक रोग की बात करें सर यहाँ पर, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं सर से। तो से की यदि बात करें सर, सबसे पहले बनता है यहाँ पर सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया रोग बनता है मेरे साथियों, ध्यान देना। अच्छा, दूसरे की बात किया साथियों, दूसरा क्या होगा हमारे पास में, तो वैसे बनेगा साथियों क्या, वर्णांधता। वर्णांधता साथियों। और ही से बनेगा मेरे साथियों क्या, हीमोफीलिया। हीमोफीलिया। ठीक है, तो यहाँ पर यदि हमने जानकारी ली सर कौन कौन सी, से बन गया साथियों सिकल सेल एनीमिया, वैसे बन गया वर्णांधता, और ही से बन गया मेरे साथियों क्या, हीमोफीलिया रोग बन गया। हीमोफीलिया के बाद में यदि हम बात करते हैं तो अगला सर हमारे पास में आता है क्लिंटन। अब क्लिंटन सर किस प्रकार से हमारा जो बनेगा, तो क्लिंटन से कौन से रोग बनेंगे तो उनके बारे में देखेंगे। तो यहाँ नोट कर देता हूँ मैं क्लिंटन साथियों। अब सर इससे कौन से रोग बनेंगे हमारे, तो जैसे तो क्लिन से बनेगा साथियों सबसे पहले क्लिनफेल्टर रोग। ये रोग के नाम याद होने चाहिए सर आपको अच्छी तरीके से। और टन से बनेगा साथियों क्या, टर्नर सिंड्रोम। तो क्लिनफेल्टर सिंड्रोम और सर नेक्स्ट बन गया टर्नर सिंड्रोम रोग बन गया। ठीक है ना। अच्छा, अगले फिर पॉइंट के बारे में यदि हम डिस्कस करते हैं तो नेक्स्ट गुरुजी कौन सा रोग होगा हमारे लिए, तो नेक्स्ट रोग की बात करते हैं। नेक्स्ट है पढ़ाने से। तो पढ़ाने से हमको ध्यान रखना है, पैडाने से। तो पे से बनेगा सबसे पहले साथियों क्या, पटाव सिंड्रोम। और डाने से बनेगा साथियों मेरे साथ में क्या, डाउन सिंड्रोम। और फाइनल अगर बात करें सर एड से, तो एड से बनेगा मेरे साथियों क्या, एड सिंड्रोम। तो कुल मिलाकर यदि हम डिस्कस करते हैं साथियों यहाँ पर, तो हमने डिस्कस कर ली सर यहाँ पर इन रोगों के बारे में। और सर ये रोग हमारे हो गए कौन से सर, अनुवांशिक रोग। तो जितने भी अगर बात करें साथियों ये सब हमारे पास में कौन से रोग, हमारे अनुवांशिक रोग होते हैं। अनुवांशिक रोग से रिलेटेड मैंने आपसे कह दिया कि ऐसे रोग जो कहाँ से आते हैं सर, जन्म से आने वाले रोग होते हैं, ये कहलाते हैं अनुवांशिक रोग कहलाते हैं। और इसकी ट्रिक हमको याद रखनी है कौन सी सर, कि जन्म से वहीं क्लिंटन को पढ़ाने का ऐड करूं। तो जन्म से रोग आ रहे हैं, तो जन्म से आगे तो वैसे आगे सर से आगे सबसे पहले सिकल सेल एनीमिया, वैसे बन गया वर्णांधता, ही से बन गया हीमोफीलिया, क्लिन से बन गया क्लिनफेल्टर, टन से बन गया टर्नर सिंड्रोम, और पटाव से बन गया पटाव सिंड्रोम, और डाय से बन गया सर डाउन सिंड्रोम। और फाइनल डिस्कस किया था किसके बारे में सर, हमने एड के बारे में। और एड बन गया हमारा कौन सा, एडवर्ड सिंड्रोम के बारे में। ठीक है, अब एक एक करके इन सभी रोगों पर हमको डिस्कस करना है कि सर कौन सा रोग किस तरीके से होता है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, मैंने एक चीज़ आपसे कह दी कि इनमें जो ज़्यादातर प्रॉब्लम क्रिएट्स करते हैं वो करते साथियों कौन से आपके, ये हैं क्लिनफेल्टर, टर्नर, पटाव सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम और एडवर्ड सिंड्रोम। बट डोंट वरी,
इस वीडियो में आपका ये कह सकते हैं ना कि रोग, तो रोग ही काट दूंगा मैं इनके। जो आपको हर एग्जामों में मिलते हैं सर यहाँ पर देखने को, सर ये कौन सा जो डाउन सिंड्रोम रोग होता है वो किस जोड़ी में गुणसूत्री कमी से वृद्धि से होता है। तो मैंने आपसे कह दिया इसी वीडियो में आपके जन्मजात रोगों के मैं रोग ही काट दूंगा परमानेंट के लिए। इस वीडियो को बस 1-2 बार फॉलो करके चलना अच्छी तरीके से देखकर। सबसे पहले अगर बात करें साथियों, तो सबसे पहला जो रोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं हम, तो सबसे पहले यहाँ पर आता है साथियों आपका क्या, सिकल सेल एनीमिया। अच्छा एक चीज़ आप क्लियर कर लो, यहाँ पर एक शब्द को बिल्कुल फॉलो कर लो, एनीमिया साथियों। जैसे ही नाम आ गया साथियों एनीमिया का, जैसे ही एनीमिया का नाम आ गया साथियों यहाँ पर, तो एनीमिया से मतलब हो जाते एक तरीके से क्या, आरबीसी की कमी। आपने पढ़ रखा इस तरीके से कि सर जो एनीमिया का मतलब होता है, तो एनीमिया होता क्या है, रक्त की कमी। रक्त मतलब लोहे की कमी मान लो, आरबीसी की कमी मान लो, या रक्त की कमी मान लो, इनसे रोग होता है कौन सा, एनीमिया। अब बट सर ये सिकल सेल एनीमिया क्या है, इस सिकल सेल एनीमिया की यदि मैं आपसे बात करता हूँ, तो सर जो हमारी आरबीसी होती है, तो जो आरबीसी होती है, तो ऑक्सीजन की यदि हम बात, सबसे पहले इस रोग में ऑक्सीजन की कमी से, तो ऑक्सीजन की कमी से जो हमारी आरबीसी होती है सर, इस आरबीसी का आकार हो जाता है हाशियाकार। तो आरबीसी का जो आकार होता है साथियों वो हो जाता है कौन सा, हाशियाकार हो जाता है। और हाशियाकार होने के पश्चात सर जो आरबीसी होती है ये हाशियाकार होकर साथियों क्या हो जाती है, फट जाती है। जब फट जाती है तो क्या फट जाती है सर, आरबीसी फट जाती है। और आरबीसी फट जाएगी तो आरबीसी की कमी हो जाएगी, और जैसी हो जाएगी साथियों किसी कमी, इस आरबीसी की कमी हो जाएगी, तो कमी हो जाने पर सर यहाँ पर जो रोग बन जाएगा वो रोग बन जाएगा आपको कौन साथियों, सिकल सेल एनीमिया। तो ये बन गया आपका कौन सा, सिकल सेल एनीमिया। तो इसमें जो खासकर अपन को याद रखना है, वो याद रखने साथियों इसमें होता क्या है, तो ऑक्सीजन की कमी के कारण क्या हो जाती है, आरबीसी में का आकार बदल जाता है, और आरबीसी का आकार हो जाता है साथियों कैसा, हाशियाकार। और ये हाशियाकार होकर फट जाती है, जिसके कारण हमारी बॉडी में आरबीसी की कमी हो जाती है, और इससे रोग बन जाता है कौन सा, सिकल सेल एनीमिया। एक तरीके से एनीमिया की अगर बात करते हैं तो ये कहलाती है हमारी रक्त क्षीणता, रक्त अल्पता या रक्त लपता। तो मतलब क्या हो जाता है, इसमें रक्त की कमी हो जाती है, क्योंकि आरबीसी कमी होगी तो रक्त ऑटोमेटिक सर कम हो जाएगा। इसके बाद में सर हम दूसरा रोग की बात करते हैं। तो सिकल सेल एनीमिया के बाद में हम बात कर सर, तो हमने जैसे आपको ट्रिक बताई थी, तो इसमें मैंने आपको साथ डिस्कस किया था किसका, वर्णांता का। अब वर्णांता जो रोग है साथियों वो मैंने आपको किस चैप्टर के अंदर डिस्कस कर लिया है, आपके नेत्र वाले चैप्टर के अंदर डिस्कस कर लिया। नेत्र जब रोग पढ़ाए थे मैंने आपको, उसमें वर्णांता डिजीज मैंने कलर ब्लाइंडनेस या जो आपका था ये पूरा अपना ये डाल्टोनिज्म रोग, इसको पहले ही मैंने आपके साथ में डिस्कस कर लिया था। तो ये हमने वहाँ पर पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पर अभी हमको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब हम बात करेंगे सर किसके बारे में, हीमोफीलिया के बारे में। तो अब जो हमको रोग पढ़ना है साथी वो हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में, हीमोफीलिया के बारे में। कि सर हीमोफीलिया कौन सी डिजीज़ है, ठीक है, इसको देखते हैं। तो नेक्स्ट जो रोग होगा साथियों हमारे पास में वो होगा कौन सा, हीमोफीलिया। हीमोफीलिया रोग, ठीक है साथियों। अच्छा, कुछ काम की चीज़ें मैं आपको यहाँ पर साथ के साथ डिस्कस करता जाऊँगा, इनको नोट कर लेना आप, ठीक है। तो हीमोफीलिया रोग की अगर बात करते हैं साथियों, अच्छा ये बार बार मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है आपको कि सर ये जन्मजात या नहीं है, क्योंकि रोग ही आप पढ़ रहे हो जन्मजात, तो जन्म से आए हैं, तो इसको ये तो है नहीं कि सर ये बाद में हो जाएगा। तो ये आपके दिमाग में बिल्कुल फ्री होनी चाहिए कि ये बाद में नहीं होने वाले रोग हैं, ये होंगे तो स्टार्टिंग से हुए हैं, जो आपको पहले से आए हैं। और इसमें एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ कि ये आपका दोष नहीं है, इसमें दोष जो होता है वो माता पिता का होता है। अच्छा सही मायने में बात किया तो माता पिता का भी दोष नहीं है, क्योंकि अनुवांशिक रोग है जो माता पिता से हमको आते हैं संतान में, और हमें अगर रोग हैं तो जाहिर सी बात है हमारी संतान में होने के पूरे चांसेस होते हैं। तो इसलिए ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हैं रोग, ठीक है ना। तो इसमें ये बुरा मत मानना है कि सर हमें तो हमारे मम्मी पापा का दोष है, उनके मम्मी पापा का दोष हो सकता है इस चीज़ में, ठीक है। तो ये किसी को क्लेम नहीं करना अपन को इन चीज़ों को लेकर। हीमोफीलिया रोग साथियों, हीमोफीलिया रोग की अगर बात करें, जब व्यक्ति को लग जाती है सर चोट, तो चोट लगने के पश्चात, लगने के कुछ समय पश्चात, और चोट लगने के कुछ समय पश्चात की यदि हम बात करें साथियों, तो चोट लगने के कुछ समय पश्चात की बात करते हैं तो सर नंबर आता है किसका, रक्त का थक्का बनने का। तो सर रक्त का थक्का बनना चाहिए लेकिन नहीं बनता है।
इस रोग की यदि मैं आपसे बात कर देता हूं तो इस रोग में ध्यान रखना मेरे साथियों कि चोट लगने के कुछ समय पश्चात भी रक्त का थक्का नहीं बनता है। अब जब नहीं बनता है तो यदि बात करते हैं तो उसको रोग को क्या करते हैं, तो इसमें क्या होगा, रक्त का लगातार स्राव होगा। तो बिल्कुल कहेंगे कि रक्त का निरंतर स्राव होता रहता है, और रक्त का निरंतर जब स्राव होता रहता है तो इसमें हो जाती है बॉडी में रक्त की कमी। अगर टाइम पर आदमी को, टाइम पर रोगी को, टाइम पर पीड़ित को अगर नहीं संभाला गया तो निरंतर रक्त स्राव के कारण व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। तो इसमें खासकर ऐसी डिजीज को ध्यान रखना चाहिए। इस तरीके के जो रोग सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं साथियों, तो इस तरीके के जो रोग देखने को मिलते हैं वो खासकर मिलते हैं सर किसके अंदर, पुरुषों में। तो जो जेनेटिक्स जो आनुवांशिक रोग हैं इनसे सबसे ज़्यादा, तो देखो जनरली जो रोग होते हैं ज़्यादातर रोग हैं वो सबसे ज़्यादा पीड़ित मिलेंगे इनसे रिलेटेड कौन, पुरुष मिलेंगे। स्त्रियों में कम पाया जाता है, पुरुषों में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं आनुवांशिक रोग, ठीक है ना। अच्छा, अब ये इसमें रक्त का लगातार स्राव होता रहता है। अब रक्त का लगातार सर स्राव होता रहता है तो इसलिए इसको कहा जाता है साथियों क्या, रक्तस्रावी रोग। और रक्तस्रावी रोग ऑप्शन में नहीं मिलता है तो आप खासकर इसको याद रखना, ब्लीडर रोग या ब्लीडर डिजीज़, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, इसलिए इसको बिल्कुल नोटिस करके रखना कि ब्लीडर रोग किसे कहा जाता है। तो ब्लीडर रोग कहा जाता है मेरे साथियों को, इसको हीमोफीलिया रोग को कहा जाता है। तो ये तो हो गए सर हमारे पास में भी दो रोग। एक तो हमने डिस्कस कर लिया सिकल सेल एनीमिया को, वर्णनांतर मैंने आपको नेत्र दोष के अंदर कंप्लीट करवा दिया है, और दूसरा हमने देख लिया सर कौन सा, हमारा हीमोफीलिया। अब नंबर आता है सर किसके बारे में, तो देखो ज़रा, हम डिस्कस किया था सिकल सेल एनीमिया होगा, वर्णांतर हीमोफीलिया हो गया। अब नंबर आता है क्लिनफेल्टर का और टर्नर सिंड्रोम का। इन दोनों से पहले मैं पटाव सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम और एडवर्ड सिंड्रोम आपके साथ में शेयर कर लेता हूँ। इनको अच्छी तरीके से समझना कि सर ये क्या चीज़ें होती हैं। देखो ज़रा साथियों, तो अब हम बात करते हैं अगले रोग के बारे में। नेक्स्ट आपके पास में होगा साथियों पटाव सिंड्रोम। पटाव सिंड्रोम रोग, ठीक है। अच्छा, ये है मेरे साथी का पटाव सिंड्रोम रोग होगा, ठीक है। ये हो गया सर पटाव, तो मैं इसी पर डिस्कस कर देता हूँ यहीं पर, जिससे क्या आपको याद रखने में आसानी हो चीज़ों को। तो एक तो हो जाए सर पटाव सिंड्रोम, और दूसरा हमको पढ़ना होगा सर यहाँ पर डाउन सिंड्रोम। मैंने कह दिया आनुवांशिक रोगों के लिए तो ज़िंदगी भर के लिए रोग काट दूंगा परमानेंट, ये आपको इसी क्लास के अंदर याद रहेंगे अच्छी तरीके से। और नेक्स्ट होगा आपके पास में एडवर्ड सिंड्रोम। एडवर्ड सिंड्रोम, ठीक है। ये तीन रोग हैं आपके लिए, पटाव सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम और तीसरा कौन सा हो साथियों, एडवर्ड सिंड्रोम रोग होगा। इनके लिए मैं कुछ 3 लाइनें आपके लिए नोटिस कर रहा हूँ। इन 3 लाइनों को अच्छी तरीके से अपने जहन में बिठा लो। कहते हैं दिल दिमाग अच्छी तरीके से पल्ले में गांठ बांध लो। बिल्कुल ये तीनों की तीनों लाइनें आपको अच्छी तरीके से याद होनी चाहिए मेरे साथियों। अब गुरुजी लाइन कौन सी है, तो सबसे पहले एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जो मैं लिखा रहा हूँ ये चीज़ें आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए। तो सर पहला पॉइंट है, नोटिस करने वाली चीज़ है, तेरा को पटाना है। किसको पटाना है, तेरा को पटाना है साथियों, ठीक है। अच्छा, तेरा को ही पटाना, ये ध्यान रखना कि जो बोले मतलब उसी को पटाना है, कि तेरे को ही पटाना है मतलब तेरा को ही पटाना है, इस चीज़ को ध्यान रखो। फिर नेक्स्ट कहता है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम की अगर बात करते हैं तो अब इसके लिए आपको एक नोटिस करने वाली चीज़ होगी कि 21 साल के लड़के ने 21 साल के लड़के ने गाड़ी की डाउन पेमेंट की, ठीक है सर। 21 साल के लड़के ने क्या कर दी, गाड़ी की डाउन पेमेंट कर दी। तीसरा पॉइंट क्या है नोटिस करना आपको, एडवर्ड के लिए, तीनों के लिए मैं अलग अलग पॉइंट दे रहा हूँ। अच्छा, तीनों का लॉजिक मैं एक साथ बता दूंगा जो आपको अच्छी तरीके से याद आ जाएगा। एडवर्ड सिंड्रोम, तो इसमें याद रखना आपको कि 18 साल का लड़का, ये एक 18 साल का लड़का है, ये कर रहा है साथियों क्या, एक गाड़ी का ऐड कर रहा है, गाड़ी का ऐड कर रहा है, ठीक है। तो सर अब तीनों पॉइंटों को नोटिस करो। मैंने यहाँ पर पहला पॉइंट आपके साथ में डिस्कस किया है कि 13 को पटाना है। दूसरा पॉइंट मैंने डिस्कस किया है 21 साल के लड़के ने क्या कर दी, गाड़ी की डाउन पेमेंट कर दी। और तीसरा पॉइंट मैंने आपको बताया साथियों क्या, कि 18 साल का लड़का गाड़ी का क्या कर रहा है साथियों, ऐड कर रहा है। तो सुनो, यदि बात करते हैं कि लड़के लड़की के बीच में संवाद हो रहा है, सर यहाँ पर क्या संवाद हो रहा है कि एक लड़का एक लड़की से कहता है और एक लड़की एक लड़के से कहती है, काफ़ी दिनों से एक दूसरे को देखते होते हैं,
ठीक है। तो लड़की की उम्र मानो कितनी है सर, 13 साल की लड़की है, लड़की की उम्र सर कितनी है, 21 साल है, ठीक है। और यहाँ पर तीसरा एक लड़का फॉलो कर रहा है किस चीज़ को, 18 साल का लड़का है, ठीक है। इनमें हमको किन किन चीज़ों पर फोकस करना है। लड़की कहती है लड़के से कि आप मेरे काफ़ी दिनों से पीछा कर रहे हो, क्या चक्कर है, ठीक है। अच्छा, लगने को तो आप भी मुझे काफ़ी अच्छे लगते हो। जैसे लड़के ने इस चीज़ को कहा कि सर आप भी मुझे काफ़ी अच्छे लगते हो, तो वैसे लड़के ने तुरंत एक शब्द बोल दिया कि मैं भी तेरे को पटाने की कोशिश कर रहा था, ठीक है ना। तो ध्यान रखना कि लड़कियां ने क्या कहा है लड़की से कि मैं तेरे को पटाने की कोशिश कर रहा था, तो तेरा अर्थात तेरा को क्या करना सर, पटाना है। दूसरी कंडीशन की बात की जाए, ये पटाने का काम किसने किया है, 21 साल के लड़के ने। इस 21 साल के जो लड़के की अगर बात की जाए साथियों, तो यहाँ पर अच्छी तरीके से कुछ पॉइंटों को नोटिस कर लो बिल्कुल, कि 13 का संबंध किससे सर, पटाने से। 21 साल का संबंध किससे सर, डाउन पेमेंट से। 21 साल के लड़के ने कि यार तेरे को पटाने के चक्कर में तो मैंने गाड़ी की डाउन पेमेंट कर ली, गाड़ी खरीद ली तेरे चक्कर में। किसने खरीद ली, 21 साल के लड़के ने गाड़ी की डाउन पेमेंट कर दी भाई साहब, ठीक है। किस गाड़ी की डाउन पेमेंट करी, कि देख वो 18 साल का लड़का वो गाड़ी का ऐड कर रहा है ना, वो खड़ा रहता है वो शोरूम के अंदर, उस गाड़ी, जिस गाड़ी का वो ऐड कर रहा है वो, उस गाड़ी के मैंने क्या कर दी साथियों, डाउन पेमेंट कर दी। तो जिस 18 साल के लड़का कर रहा था गाड़ी का ऐड, तो 18 का संबंध किससे सर, ऐड से है। 21 का संबंध किससे सर, डाउन पेमेंट से। 21 साल के लड़के ने क्या कर दी, गाड़ी की डाउन पेमेंट कर दी, और किसके चक्कर में कर दी, 13 साल की लड़की को पटाने के चक्कर में कर दी। तो ये मान के चलो तीनों लोगों को हो गए फिर तुम्हारे यहाँ से। किस तरीके से, क्या उन चीज़ों को देखो जरा अच्छी तरीके से नोटिस। पटाव सिंड्रोम की यदि बात किया साथियों, एग्जाम के अंदर पूछा आता है, एग्जाम के अंदर ये पूछा आता है पटाव सिंड्रोम जो रोग होता है वो किस जोड़ी में एक गुणसूत्र की वृद्धि से होता है, तो कौन सी जोड़ी में होता है। तो मैंने कहा साथियों पटाने का संबंध किससे, 13वीं जोड़ी से, तो 13 से। तो इतना ध्यान रखना कि ये जो रोग होता है वो 13वीं जोड़ी में, 13वीं जोड़ी में एक गुणसूत्र की वृद्धि के कारण होता है। तो ध्यान रखना इस रोग को अच्छी तरीके से। तो 13वीं जोड़ी में एक गुणसूत्र की वृद्धि के कारण कौन सा रोग हो जाता है साथियों, पटाव सिंड्रोम रोग हो जाता है। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, गुणसूत्र जो पाए जाते हैं यहाँ पर जरा समझ लेना अच्छी तरीके से, किसी भी जगह समझ, यहीं पे समझ लो। जैसे जो हमारे गुणसूत्र पाए जाते हैं साथियों, तो सिंगल जब होता है गुणसूत्र, वैसे तो जोड़ी में पाए जाते हैं। अच्छा, जब दो होते हैं साथियों, तो इसको एक तरीके से कहा जाता है क्या, जब दो की संख्या में होते हैं तो इसको बोलते हैं साथियों क्या, डाई। जब ये दो की संख्या में होते तो इसका मतलब निकलता साथियों क्या, डाई। जब ये हो जाते हैं साथियों कितने, 3, तो इसको बोलते हैं सर क्या, ट्राई। लेकिन जब ये जोड़ी में से अकेला रह जाता तो इसको बोलते हैं साथियों क्या, मोनो। अब मैंने आपसे कह दिया मेरे साथियों का कि इसमें 13वीं जोड़ी में एक गुणसूत्र में क्या हो गई साथियों, वृद्धि हो गई। अब 13वीं जोड़ी में जब एक गुणसूत्र की वृद्धि हो जाएगी, इन चीज़ों को बिल्कुल नोटिस कर लेना, अच्छे नोट्स में अच्छी तरीके से कोने में बना लेना कि एक रह जाता है तो कितना होता है, मोनो। 2 होने पर डाई शब्द का यूज करते हैं, और 3 होने पर किसका यूज करते हैं, ट्राई का यूज करते हैं। तो 13वीं जोड़ी में एक गुणसूत्र की वृद्धि हो गई। जैसे ही वृद्धि हुई तो सर वृद्धि होने पर एक शब्द आपको याद रखना, ट्राइसोमी। ट्राइसोमी, तो एक गुणसूत्र की वृद्धि अर्थात ट्राइसोमी के कारण कौन सा रोग हो जाता है साथियों, कौन सा, पटाव सिंड्रोम रोग हो जाता है। तो ध्यान रखना 13वीं जोड़ी में एक गुणसूत्र की ट्राइसोमी अर्थात वृद्धि कांड रोग हो गया, कौन सा, पटाव सिंड्रोम हो गया, ठीक है ना। अच्छा, इस रोग में क्या होता है साथियों, जो पटाव सिंड्रोम जो रोग होता है, इसके जो अगर लक्षणों की बात की जाए, तो इसके लक्षण की बात की जाए साथियों, हम कह सकते हैं ऊपरी होंठ कटा हुआ होता है, वह तालू में क्या होती है साथियों, दरार होती है, साथ साथ मेरे साथियों मंद बुद्धि वाले होते हैं थोड़े से, ठीक है। तो ये रोग हमारे जो पाया जाता है सर किस तरीके से, इस तरीके से पाया जाता है, ये इसके लक्षण होते हैं। अब दूसरा नंबर आ गया सर किसका, डाउन सिंड्रोम का। तो डाउन के बारे में मैंने आपको कर दी कि 13 साल की लड़की को पटाने के चक्कर में साथियों क्या कर दी, लड़के ने 21 साल के लड़के ने गाड़ी कर दी सर डाउन पेमेंट। इसको नोट कर लेना आप अच्छी तरीके से, ठीक है ना, अपनी कॉपी के अंदर। तो सर यहाँ पर यदि और पॉइंटों पर हम डिस्कस करते हैं, तो अब नंबर आ गया सर डाउन सिंड्रोम रोग आ गया। डाउन सिंड्रोम का संबंध किससे सर, 21 साल का संबंध किससे सर, डाउन सिंड्रोम से। तो पहला पॉइंट यहाँ पर ये होगा कि 21वीं जोड़ी में एक गुणसूत्र की क्या हो जाएगी साथियों, वृद्धि। तो 21वीं जोड़ी में एक गुणसूत्र की वृद्धि,
के कारण कौन सा रोग हो गया साथियों, डाउन सिंड्रोम हो गया। एक गुणसूत्र की वृद्धि, और वृद्धि हमेशा कहलाएगी साथियों क्या, ट्राइसोमी कहलाएगी। अच्छा, इस रोग के बारे में यदि बात करते हैं 21 का संबंध हो गया सर किससे, डाउन सिंड्रोम से। इस सवाल को मैं आपको बता देता हूँ, ये सवाल ऑलरेडी एग्जाम में आ चुका है साथियों, कि किसकी एग्जाम के अंदर आ चुका है, तो ये सवाल आपका आ चुका है साथियों RAS प्री 2018 के अंदर, ठीक है। RAS प्री 2018 के अंदर सवाल पूछा आ चुका है कि जो डाउन सिंड्रोम रोग होता है साथियों, ये 21वीं जोड़ी में एक गुणसूत्र की वृद्धि कारण कौन सा रोग हो जाता है। 21वीं जोड़ी में एक गुणसूत्र की वृद्धि कारण कौन सा रोग हो जाता है, तो 21वीं जोड़ी में एक गुणसूत्र की वृद्धि कारण रोग हो गया सर, कौन सा हमारा, डाउन सिंड्रोम रोग हो गया, ठीक है, ध्यान रखना चाहिए तरीका। अच्छा, दूसरी कंडीशन, इस रोग की मैं एक चीज़ और आपको बता देता हूँ कि इस रोग के बारे में सबसे पहले जॉन डाल्टन में पुष्टि हुई थी। जॉन डाल्टन के अंदर इसके बारे में सबसे पहले पुष्टि हुई थी, सॉरी डाल्टन की पुष्टि हुई थी वर्णांता के रोग के बारे में। इसकी बात करते हैं, ये जो रोग खासकर पाया था मंगोलिया की प्रजाति के लोगों के अंदर पाया जाता है, अतः इस रोग को बोलते हैं साथियों मंगोलिज्म रोग। मंगोलिया की प्रजाति के लोगों के अंदर पाया जाता है इस प्रकार एक खास रोग, और ये होता है कौन सा, मंगोलिज्म रोग कहलाता है। सर इसके लक्षण क्या हैं, तो इसके लक्षण बता देता हूँ मैं आपको। सबसे पहले छोटा कद, पिक्चरों में आपने देखो पिद्दों की फौज आती है, पूरी छोटे की फौज आती है। नक्शा पिक्चर में काफ़ी पुराने टाइप की, पुराने पिक्चरों के अंदर काफ़ी रहते थे ऐसे सीन, ठीक है ना। तो छोटे छोटे से आते, पूरे फौज की तरह जिंगलाला करते हुए आते हैं, और ले आते हैं बड़े आदमी को, जैसे अपना जैसा वयस्क बड़ा आदमी होता है उसको पकड़ के ले आते पूरे जंगल में, और बीच में लटका देते। कैसे, वो अपने जानवरों की शिकायत नहीं करते पुरानी पिक्चरों के अंदर, नीचे आग लगा देते हैं और ऊपर से आदमी को लटका देते हैं इस तरीके से, ठीक है ना। तो इस टाइप की जो की जाती है वो छोटे छोटे लोगों के द्वारा की जाती है, वो कहलाते हैं एक तरीके से मंगोलिया प्रजाति के लोग। तो इसलिए इसको बोलते हैं मंगोलिज्म रोग बोलते हैं। छोटा कद होता है साथियों। साथ में बात की जाए इसके बारे में, तो इनकी जो जनन क्षमता कैसी होती है, कमज़ोर होती है, ठीक है। तो इस टाइप का रोग होता है हमारा कौन सा साथियों, डाउन सिंड्रोम रोग होता है। अब लास्ट फाइनल कर रहा था सर, एक 18 साल का लड़का कर रहा था, गाड़ी का ऐड कर रहा था, तो 18वीं जोड़ी में साथियों एक गुणसूत्र की वृद्धि से कौन सा रोग हो जाता है, तो 18वीं जोड़ी में एक गुणसूत्र की वृद्धि अर्थात कह सकते हैं सर ट्राइसोमी के कारण जो रोग हो जाता है वो रोग होता है हमारा साथियों कौन सा, एडवर्ड सिंड्रोम रोग होता है। और इस रोग के बारे में अगर बात करते हैं साथियों, तो इसके लक्षण क्या होते हैं, इसके बारे में कह सकते हैं हम कि सर एक तो मंदबुद्धि तो है ही है साथ में, लेकिन इसके अलावा सर इस प्रकार के जो बच्चे होते हैं उनमें हृदय दोष भी पाया जाता है। तो ये हो गए हमारे सर 3 प्रकार के रोग, कौन कौन से, पटाव सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, और सर कौन सा हो गया, एडवर्ड सिंड्रोम हो गया। मैंने कहा रोग है, रोग यही काट दूंगा परमानेंट के लिए, अगर मेरे हिसाब से नोट्स बनाओगे, अगर मेरे हिसाब से पढ़ोगे तो 3 रोग आपके क्लियर हो चुके हैं, पटाव सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम और एडवर्ड सिंड्रोम। इससे पहले सिकल सेल एनीमिया मैंने आपको पढ़ा दिया, और साथ में आपको हीमोफीलिया के बारे में बता दिया। अब यहाँ से यदि आगे चलते हैं तो 2 रोग और रह गए आपके पास। अब 2 रोग कौन कौन से रह गए, उन दोनों को और देख लो ज़रा साथ में। एक तो हो गए 3, 2, 5 और 1, 6। छठा जो यहाँ पर एक रोग आपको बता देता हूँ, ये साथियों एक है आपका टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम रोग साथियों, ठीक है। अच्छा, इस टर्नर सिंड्रोम के साथ में यदि बात करते हैं तो यहाँ पर मैं आपको लिख देता हूँ कौन सा सर, क्लिनफेल्टर सिंड्रोम। क्लिनफेल्टर सिंड्रोम। सोच रहे होंगे गुरुजी उनको तो याद करा दिया, अब इनको कैसे याद कराएंगे। डोंट वरी दो, हम गेम खेल रहे तुम्हारे साथ में, ठीक है। गेम होते 3 प्रकार, क्रिकेट खेल रहे हैं, ये मान के चलो किसी न किसी बॉल पे छक्का मार ही देंगे हम तुम्हारी पे, तो हम तुम्हारी किसी न किसी बॉल पे छक्का मारेंगे, और आज ही मारेंगे, यहीं पे मारेंगे, नहीं भी मारेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, हम टेस्ट खेल लेंगे तुम्हारे साथ में, ठीक है। तो देखो ज़रा, बाकी हम तो तुम्हारे साथ में 20-20 खेलने वाले, टेस्ट खेलने वाले नहीं है। जो टेस्ट खेलेंगे वो इस कैटेगरी के अंदर आ जाएंगे। तो देखो ज़रा साथियों, टर्नर सिंड्रोम है और क्लिनफेल्टर सिंड्रोम आपके पास में जो रोग होगा। इस टर्नर सिंड्रोम क्लिनफेल्टर के लिए सबसे पहले आपको एक चीज़ याद रखनी है, और सर वो क्या याद रखनी है, तो मैं आपके लिए एक लाइन लिख देता हूँ। सबसे पहले रामबाण छोड़ देते हैं पहले, उसके बाद में फिर डिस्कस करते रहेंगे क्या चीज़ें हैं। तो आपको जो याद रखने वाली चीज़ है सर वो ये याद रखनी है, ठीक है। तो क्या याद रखनी चाहते हो, तो ध्यान रखना, एक 45 साल की
45 साल की टन्सी महिला को देखकर, ठीक है, 45 साल की टन्सी महिला को देखकर, ठीक है, यहाँ तक काम हो गया 45 साल की महिला का। एक 45 साल की टन्सी महिला को देखकर, ठीक है, दूसरा कलर बदल देता हूँ ताकि तुमको कन्फ्यूजन नहीं हो गुरुजी ने क्या कर दिया यहाँ पर, ठीक है। 47 साल का पुरुष क्लीन बोल्ड हो गया, ठीक है। क्यों भाई साहब होना ही है यार, 45-47 साल के तो वैसे क्लीन बोल्ड हो जाते हैं आज के टाइम में। हालांकि पहले के बुजुर्गों की बात करते वो तो 60 साल में भी क्लीन बोल्ड नहीं होते, और 60 साल में भी जाकर ये मान के चलो T20 खेलते थे। आज के टाइम में तो 45-47 साल के टेस्ट पे ही आ गए, ये मान के चलो, क्योंकि ग्रोथ ही कुछ ऐसी हो रही है यहाँ पर, ठीक है। तो ये 45 साल की टन्सी महिला को देखकर एक 47 साल का पुरुष क्या हो गया साथियों, क्लीन बोल्ड हो गया। तो महिला है कैसी, टन्सी है, और महिला की उम्र कितनी साथियों, 45 साल। अब से पहले जो मैंने आपको रोग पढ़ा है वो रोग थे हमारे पास में अनुवांशिक, ये भी अनुवांशिक है। उनमें खासकर आपको जोड़ी पर फोकस करना है कि 13वीं, 18वीं, 21वीं जोड़ी पर। लेकिन इसके बाद में सर आपको इनमें भी जोड़ी का फेरबदल होता है, लेकिन यहाँ पर आपको इस पर फोकस नहीं करना कि यहाँ पर कौन सी जोड़ी है, क्योंकि 45वीं जोड़ी नहीं होती है और 47वीं जोड़ी नहीं होती है, ठीक है ना। यहाँ पर जो चीज़ आपको बता देता हूँ कि मैंने आपको एक शब्द बताया कि सर एक की वृद्धि हो गया, एक की कमी हो गई। जब होती साथियों एक की वृद्धि, तो ये भी आपको जानकारी में होना चाहिए, ठीक है। हालांकि ये चीज़ मैं पहले बता चुका हूँ, लेकिन एक बार और डिस्कस कर देता हूँ। मनुष्य में कुल गुणसूत्र पाए जाते हैं 46, ठीक है। सर यदि हो जाए एक की कमी, तो एक की कमी होने पर गुणसूत्रों की संख्या रह जाती है साथियों कितनी, 45। और यदि हो जाए साथियों किसकी, एक की वृद्धि, तो जाहिर सी बात है गुणसूत्र कितने हो जाएंगे, 47। तो बार बार इस चीज़ को नोटिस करने की ज़रूरत नहीं है कि सर 45 या 47। तो जैसे हम बैक में जाते हैं ये सब चीज़ें हमने देखी थी, तो इनमें चाहे तो आप इस चीज़ को नोटिस कर सकते हो कि सर जब एक की वृद्धि हो गई सर यहाँ पर, तो यहाँ पर जो गुणसूत्र हो जाएंगे वो कितने गुणसूत्र हो जाएंगे, 47 गुणसूत्र हो जाएंगे, ठीक है। इसमें वृद्धि होगी तो इसमें भी कहीं पर लिख दो सर 47 गुणसूत्र हो जाएंगे। इसमें भी वृद्धि हो गई तो यहाँ पर भी गुणसूत्र कितने होंगे साथियों, 47 हो जाएंगे, ठीक है। तो जाहिर सी बात है अगर वृद्धि होगी तो गुणसूत्र 47 हो जाएंगे, कमी होगी तो गुणसूत्र कितने आएंगे, 45 रह जाएंगे। अब देखो जरा, एक 45 साल की टन्सी महिला को देखकर साथियों एक 47 साल का पुरुष हो गया क्या सर, क्लीन बोल्ड हो गया। तो महिला 45 साल की महिला है टन्सी महिला, ठीक है। तो पहले टन्सी महिला की हम बात कर रहे हैं। तो महिला का संबंध किससे साथियों, टर्नर सिंड्रोम से। इतना तो बिल्कुल नोटिस करना है, महिला का संबंध है साथियों किससे, टर्नर सिंड्रोम से यहाँ पर संबंध होगा। अब बात है सर महिला की उम्र कितनी है, 45 साल। तो मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर आपको 23वीं जोड़ी की बात करनी है। यहाँ पर केवल और केवल जोड़ी चलेगी कौन सी, 23वीं जोड़ी, ठीक है। तो 23वीं जोड़ी में साथियों, इस 23वीं जोड़ी में एक गुणसूत्र की हो जाएगी क्या, कमी। तो 23वीं जोड़ी में एक गुणसूत्र की कमी हो जाएगी, तो इसमें रोग कौन सा हो जाएगा साथियों, टर्नर सिंड्रोम हो जाएगा। और ऑटोमेटिक यहाँ पर गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाएगी साथियों, 45। तो यहाँ पर आपको जो 45 और 47 है वो नोटिस करना है, किस चीज़ को, गुणसूत्र की संख्या को नोटिस करना है। एकमात्र टर्नर सिंड्रोम ही ऐसा रोग होता है जिसके अंदर एक गुणसूत्र की कमी होगी, बाकी सभी गुणसूत्रों के अंदर साथियों क्या होगी, एक की वृद्धि होगी। बस ये ध्यान रखना है कि किस में वृद्धि होनी है और किस में कमी होनी है। तो टर्नर और क्लीनफेल्टर है, इसके लिए तो आपको जोड़ी का संबंध याद नहीं रखना है, इसमें केवल गुणसूत्रों की संख्या याद कर लो, उससे काम चल जाएगा। संबंध रखना है किसका, 13 को पटाना है। 21 साल के लड़के ने गाड़ी का ऐड किया और डाउन पेमेंट करी, और 18 साल के लड़के ने क्या किया, गाड़ी का ऐड किया। तो उनको नोटिस करना बजाय यहाँ के चीज़ों को। यहाँ पर ये याद रखना कि ये होता है किसमें, तो 45 गुणसूत्र रह जाएंगे और इससे महिला क्या होगी, टर्नर सिंड्रोम हो जाएगा महिला के अंदर। फिर अगला पॉइंट क्या था साथियों, क्या कि 47 साल का जो क्या है पुरुष है, और पुरुष क्या हो गया साथियों, क्लीन बोल्ड हो गया। तो 47 साल का संबंध किससे, पुरुष से, और पुरुष का संबंध किससे साथियों, क्लीन बोल्ड से, ठीक है। तो देखो जरा, पहली कंडीशन, सर ये रोग होता है केवल और केवल किसके अंदर, पुरुषों के अंदर। अच्छा, ऐसे पुरुषों में सर गुणसूत्र कितने हो जाते हैं, 47 हो जाते हैं। कोई दिक्कत नहीं है साथियों, होने दो, गुणसूत्र तो बढ़ेंगे घटेंगे ही। दूसरी कंडीशन की बात करता हूँ, तो सर ये किस में होता है, तो वही कंडीशन साथियों कि 23वीं जोड़ी में, 23वीं जोड़ी में एक गुणसूत्र की हो जाती है साथियों क्या, वृद्धि, और जिसके कारण रोग हो जाता है मेरे साथियों का यहाँ पर
क्लिनफेल्टर सिंड्रोम रोग हो जाता है। अब देखो साथियों, हमने गेम कौन सा खेला था, मैंने कहा हम खेल रहे तुम्हारे साथ में क्रिकेट खेल रहे, कभी ना कभी छक्का लग जाएगा, हम खेल रहे T20। लेकिन भाई साहब इस प्रकार के जो अब 45 और 47 साल के जब आती है तो अच्छे अच्छे खिलाड़ी रिटायर हो जाते हैं, लेकिन फिर भी ये खेल रहे हैं, फिर भी इनको हमने मौका दे रखा है सर। किसके अंदर इनको मौका हमने दे रखा है साथियों, टेस्ट मैच के अंदर मौका दे रखा है। और जब ये टेस्ट मैच खेलते हैं, क्योंकि क्लीन बोल्ड का संबंध तो टेस्ट मैचों से ही है, मैं फुटबॉल में तो क्लीन बोल्ड हो रहा, हॉकी में क्लीन बोल्ड हो रहा, तो ये खेल रहे हैं क्रिकेट, और क्रिकेट भी कौन सा टेस्ट मैच खेल रहे हैं। तो इस प्रकार के टेस्ट मैच की बात करते तो मैं आपको बताता हूँ कि सर जो ऐसे टेस्ट मैच खेले जाते हैं ना, यहाँ पर हमने एक चीज़ देखी सर, काफ़ी टाइम हो जाता है हमको चौके छक्कों की बरसात नहीं होती, तो कहते हैं ना सर कि यार ये तो टेस्ट मैच हो गया, यहाँ पर तो चौके छक्के नहीं लग रहे। तो ये ध्यान रखो, ये भी खेल रहे टेस्ट मैच, इनकी ज़िंदगी में भी कभी चौके छक्के नहीं लगते हैं, ये ज़िंदगी भर टुक टुक करके खेलते रहते हैं, समझ रहे हैं ना बात को, लाइफ टाइम खेलते रहेंगे बस ये अपनी पिच पर, लेकिन इनके कभी चौके छक्के नहीं लगेंगे। अर्थात इस रोग से पीड़ित जो महिलाएँ होती हैं, ये महिलाएँ कैसी होती है साथियों, बांझ होती हैं। समझ के बात को भाई, चौके छक्के से मतलब है यहाँ पर किस तरीके से कि इनके जो संतान हैं वो संतान नहीं होंगी, ये लाइफ टाइम क्रिकेट मैच खेलते रहेंगे, टेस्ट मैच बैटिंग करते रहेंगे, लेकिन इनके चौके छक्के कभी नहीं लगेंगे। तो ये हो गए रोग हमारे कौन से, टर्नर और क्लिनफेल्टर सिंड्रोम रोग हो गया साथियों। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया आपके अनुवांशिक रोग। एक बार पूरी क्लास को मैं दोबारा से डिस्कस कर लेता हूँ आपके साथ में कि आज हमने क्या क्या पढ़ा है। ठीक है, उस पॉइंटों को देखो जरा। देखिए साथियों, हमने स्टार्ट करा था सर हमारे रोग के बारे में कि रोग क्या होता है। तो रोग का सीधा सीधा अर्थ होता है साथियों क्या, रुकावट, व्याधि या बाधा। शरीर के किसी अंग या तंत्र में कोई रुकावट उत्पन्न हो जाती है तो सर यही हमारा क्या कहलाता है, रोग कहलाता है। और रोगों के मैंने हमने क्या था, वर्गीकरण ये होते हैं दो प्रकार से, खासकर अर्जित और उपार्जित। अर्जित में हमारे सबसे पहले आते हैं अनुवांशिक रोग, जो कि फैलते नहीं किसी में, भाई एक में अगर मेरे में है तो किसी दूसरे में नहीं होंगे, हाँ होने वाले संतान में जरूर जाएंगे एक तरीके से, तो लेकिन ये नहीं है कि मेरे से किसी दूसरे में हो जाएंगे। साथ उठने बैठने खाने खाने से इस प्रकार के रोग नहीं फैलते बिल्कुल भी, ये केवल और केवल संतान से आते हैं, तो वो एक चीज़ एक अलग होती है यहाँ पर। ठीक है, इसमें आते फिर अगले उपाधि में असंक्रामक और संक्रामक आते हैं, जो जन्म के बाद उत्पन्न होते हैं। इनमें हमने सबसे पहले स्टार्ट किया था सर किसके बारे में, अनुवांशिक रोगों के बारे में। तो ऐसे रोग जिनको जन्मजात बोलते हैं, जो जन्म से आते हैं वो रोग कहलाते हैं जन्मजात। ट्रिक मैंने आपको बताया कि जन्म से वहीं क्लिंटन को पढ़ाने का ऐड करूं, तो जन्म से रोग आते हैं तो वैसे सी से बन गया सिकल सेल एनीमिया, वैसे वर्णांता, ही से हीमोफीलिया, क्लिन से क्लिनफेल्टर, टे से टर्नर सिंड्रोम बन गया, पटाउ से पटाउ सिंड्रोम बन गया, डाउन से डाउन बन गया, और एड से बन गया साथियों कौन सा, एडवर्ड सिंड्रोम। सबसे पहले डिस्कस किया था किसको, सिकल सेल एनीमिया को। इस रोग में क्या होता है, आरबीसी की कमी होती है, तो ऑक्सीजन की कमी कारण आरबीसी की क्या हो जाती है, हास्यकार हो जाती है, और हास्यकार होकर करिए होते हैं सारे फट जाती है, इसके कारण आरबीसी की कमी हो जाती है, रोग हो जाता है कौन सा हमारा, सिकल सेल एनीमिया रोग हो जाता है। नेक्स्ट हमने बात करती है सर हीमोफीलिया के बारे में। हीमोफीलिया जो रोग होता है इसकी अगर बात करते हैं तो ये क्या होता है, खासकर पुरुषों में, मतलब जनरली ये रोग है सब पुरुषों में देखने को मिलते हैं, ज़्यादातर महिलाएं पीड़ित होती है लेकिन कम पीड़ित होती है, लेकिन पुरुष ज़्यादा होते हैं सब इन रोगों से। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं तो चोट लगने के कुछ समय पश्चात रक्त का थक्का नहीं बनता है, और अगर इसका टाइम पर इलाज कर लिया तो ठीक है, नहीं तो ये क्या हो जाता है, लगातार रक्तस्राव के कारण व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। ठीक है ना, अब लगातार स्त्राव के कारण इस रोग को बोलते हैं रक्तस्रावी रोग या ब्लीडर रोग। एग्जाम में पूछा था सवाल इस तरीके से कि निम्न में से अनुवांशिक रोग कौन सा, वहाँ पर मिल जाता है, ठीक होने वाला रोग नहीं है, वहाँ पर मिल जाता है कौन सा, ब्लीडर रोग। अब ब्लीडर का सर हमने नाम ही नहीं सुना तो हम इसका आंसर लगा कैसे सकते हैं, और ध्यान रखना हीमोफीलिया को रक्तस्रावी ब्लीडर रोग के नाम से भी जाना जाता है। फिर हमने डिस्कस किया था 3 रोग के बारे में, पटाउ सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम और एडवर्ड सिंड्रोम। पटाउ सिंड्रोम 13वीं जोड़ी में एक गुणसूत्र की वृद्धि के कारण होता है। पटाउ सिंड्रोम गुणसूत्र 47 आते हैं, ऊपरी ओट कटा हुआ और तालू में क्या होती है साथियों, दरार होती है। एक डाउन सिंड्रोम 21वीं जोड़ी में एक गुणसूत्र की वृद्धि के कारण रोग हो जाता है, डाउन सिंड्रोम रोग हो जाता है, खासकर मंगोलिया प्रजाति के लोगों में पाया जाता है, छोटे छोटे लोगों में पाया जाता है। ठीक है ना, और इसको बोलते हैं मंगोलिज्म रोग भी बोलते हैं। लक्षण छोटे कद, कमजोर जन क्षमता पाई जाती है और मंदबुद्धि वाले भी होते हैं। एडवर्ड सिंड्रोम की बात किया तो एडवर्ड सिंड्रोम जो रोग होता है वो किसके कारण होता है, 18वीं जोड़ी में एक गुणसूत्र की वृद्धि के कारण होता है, मंदबुद्धि और हृदय दोष वाले खासकर इसके बच्चे कैटेगरी में आते हैं। और फाइनल डिस्कस क्या आता है टर्नर और क्लिनफेल्टर के बारे में। तो एक 45 साल की टर्नसी महिला को देखकर एक 47 साल का पुरुष क्या हो गया साथियों, क्लीन बोल्ड हो गया। तो 45 गुणसूत्र पाए जाते हैं महिलाओं में, 47 पाए जाते हैं पुरुषों में। ये रोग केवल टर्नर सिंड्रोम केवल और केवल महिलाओं में पाया जाता है, ध्यान रखना इस तरीके से, पुरुष में नहीं पाया जाता है। और क्लिनफेल्टर पाया जाता है केवल और किसमें, पुरुषों में। इसलिए मैंने महिला का संबंध 45 से किया और क्लिनफेल्टर का संबंध किससे किया साथियों, पुरुष के साथ में किया। ठीक है, 23वीं जोड़ी में फेरबदल के कारण होता है, महिला में एक गुणसूत्र की कमी होती है और यहाँ पर एक गुणसूत्र की वृद्धि होती है। इस रोग से पीड़ित टर्नर से पीड़ित महिला होती है कि साथियों, बांझ होती है, और क्लिनफेल्टर रोग से पीड़ित पुरुष कैसे होते हैं साथियों, नपुंसक होते हैं। ठीक है ना, तो ये हो गए सर हमारे कौन से अनुवांशिक रोग।
आज की क्लास में आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे नोट्स देखने को मिलेंगे और बहुत अच्छे नोट्स आप असेंबल करोगे। ठीक है, मिलते हैं इसके साथ में आपके साथ में नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।